मेरा नाम ईशा है। मेरे पिता गांव के सरपंच और एक इज्जतदार आदमी थे। मेरी भाभी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अभी उनकी उम्र ही कितनी थी, यहाँ तक कि उनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। भाभी हमारे घर पर ही रह रही थी। अभी उनकी दोबारा शादी भी नहीं हुई थी। मेरी भाभी रात को अकेले सोने से बहुत ज़्यादा डरती थी और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ सुला लिया करती थी। जब मैं सुबह उठती तो भाभी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखती थी और फिर मुझे डांटकर कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। मैं भाभी को पागल समझकर उनसे बहुत डरने लगी थी, मगर वो रात होते ही मुझे अपने साथ सुलाने की जिद करती थी। मैंने तंग आकर एक दिन भाभी को नींद की गोली खिला दी थी, जिससे भाभी जल्दी ही सो गई थी और खुद उठकर मैं अपने कमरे में जाने लगी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वहाँ पर तो मैं यूरोप में हायर स्टडी करने के लिए गई हुई थी। काफ़ी सालों से अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद सताती थी। मैं 2 भाइयों की एक बहन थी। मेरे एक बड़े भैया थे और एक भाई छोटा था जो कि मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था, जबकि मेरे बड़े भैया मुझसे 5 साल बड़े थे। मेरी फैमिली गांव में ही रहती थी। मेरे पापा गांव के सरपंच थे। गांव के सारे लोग मेरे पापा की बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पापा का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने मुझे यूरोप पढ़ने के लिए भेज दिया था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 साल हो गए थे। तभी अचानक खबर मिली कि मेरे भैया की शादी हो गई है। मैंने अपनी आंखों में भैया की शादी के लिए बहुत सारे सपने सजाए हुए थे, लेकिन शायद उनकी शादी इसी तरह से उनके भाग्य में लिखी हुई थी और मेरे भाग्य में उनकी शादी एंजॉय करना नहीं लिखा था। कोई बात नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस मेरी फैमिली के लोग खुश रहने चाहिए। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक जब मुझे पता चला कि मेरे बड़े भैया की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करती थी। अभी तो उनकी शादी हुई थी, इतनी जल्दी उनकी मौत होना ये मेरी कुछ समझ नहीं आया था। फिलहाल मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने भैया की मौत की बात सुनकर फौरन ही फ्लाइट से अपने घर आ गई थी। भैया के शव को मेरे लिए रोक दिया गया था। मैं अपने भैया के शव से लिपटकर खूब रोई थी, क्योंकि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा मुझे छोटी कहकर पुकारते थे। अब शायद मुझे छोटी कहने वाला इंसान ही इस दुनिया से चला गया था। मैंने पहली बार अपनी भाभी को देखा था। मेरी भाभी का नाम काजल था। काजल भाभी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने भैया की चॉइस पर गर्व हो रहा था कि उनकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। शायद ऐसी लड़की उन्हें गांव में नहीं मिल सकती थी। काजल भाभी शहर में ही रहती थी, क्योंकि मेरे भैया शहर में जॉब के सिलसिले में आते जाते रहते थे। वहीं पर उन्होंने काजल भाभी को पसंद कर लिया था। इस तरह उन दोनों ने लव मैरिज की और अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। उनकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरे भैया की हंसती बसती जिंदगी उजड़ गई थी। मेरे भैया इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी भाभी उनकी विधवा बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। आधी रात का टाइम था जब मुझे किसी ने रात को झंझोड़ कर उठा दिया था। मेरे मुंह से धीरे धीरे चीख निकल रही थी, क्योंकि झंझोड़ने वाले इंसान ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। मैंने फटी फटी आंखों से देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी काजल भाभी खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, ईशा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम अपनी नज़र उतार लिया करो, कहीं तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए। आओ मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। मेरी भाभी की आंखें लाल हुई पड़ी थीं। उनको देखकर मेरा दिल डरने लगा था। मुझे पसीने आ रहे थे और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी भाभी से डरते हुए कहा, भाभी प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और अपने चेहरे को भी छुपा लिया था, लेकिन भाभी मेरे ब्लैंकेट खींचने में बिजी थी। मैंने भी पूरी ताकत के साथ ब्लैंकेट को जकड़ लिया था। भाभी आखिरकार थककर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। मैं बड़ी देर तक कांपती रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे अपनी भाभी की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। मैं अभी तो इस घर में आई थी। मुझे भाभी के बिहेवियर के बारे में ठीक तरह से कुछ पता भी नहीं था। सुबह का उजाला हुआ तो भाभी ने एक बार फिर से ब्लैंकेट मेरे चेहरे से खींच लिया था और मुझे घूर कर कहने लगी, ईशा तुम दुनिया की सबसे बुरी लड़की हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। उठो यहाँ से और निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं बदसूरत लड़कियों से बहुत नफरत करती हूँ।
ये बात तो तुम भी जानती हो कि मुझे बदसूरत लड़कियों से कितनी नफरत है। मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट भी और लेटी रही तो भाभी मुझे और ज्यादा बातें सुनाने लगेंगी। मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी तो मम्मी के गले से लगकर खूब रोने लगी। मैंने कहा, मम्मी मुझे भाभी के साथ सोने को मत कहा करो। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी कि क्या आज फिर से तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सारी रात तंग किया है? मैंने हाँ कहते हुए सर हिला दिया था। मम्मी कहने लगी, इस औरत से हमारी जान क्यों नहीं छूटती है? ये मेरे बेटे को भी खा गई और अब मेरे घर की खुशियों को भी खा लेना चाहती है। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल दुखकर रह गया था। जो भी था, मुझे अपनी भाभी पर बहुत तरस आता था कि वो बेचारी, अभी उन्होंने अपनी दुनिया में देखा ही क्या था कि उनकी सारी खुशियां उनके पति के मरने के बाद उनसे छिन गई थी और वो बेचारी सुहागन बनने की उम्र में विधवा हो गई थी। मैं भाभी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। सुबह फ्रेश होकर मैं मम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मुझे लगातार महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई घूर घूर कर देख रहा है। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही किचन की खिड़की खोली, मुझे भाभी नजर आई थी। भाभी की आंखें भीग रही थी और वो लगातार मुझे देख रही थी। मेरी मम्मी ने जब भाभी को घूरा तो भाभी जल्दी से पीछे हट गई थी और भागकर अपने कमरे में चली गई थी। मम्मी परेशान होने लगी थी और कहने लगी कि ना जाने ये औरत मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गई है। पता नहीं ये मेरी बेटी से क्या चाहती है। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान थी कि न जाने भाभी को इस पूरे घर में मुझ में ही इंटरेस्ट क्यों था। बात अगर उनकी ससुराल वालों के प्यार की थी तो वो मुझसे ही प्यार क्यों करती थी? तो क्या वो मेरे भाई से बहुत ज्यादा नफरत करती थी? हालांकि मेरा छोटा भाई भी भाभी की बहुत इज्जत किया करता था, उनका बहुत ख्याल रखता था, कभी कभी उनको लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाता था। लेकिन भाभी तो मेरे छोटे भाई को देखते ही गुस्सा करने लग जाती थी। गुस्सा तो भाभी मुझ पर भी बहुत करती थी, मगर रात होते ही वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आने लगती थी। वो मुझसे कहती थी कि रात भर मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए तुम मेरे कमरे में सो जाया करो। मेरे आने से पहले भी तो भाभी ऐसे ही सो रही थी, लेकिन मैं जब से आई थी उनका यही कहना था कि तुम्हारे भैया की मौत के बाद मुझे डर लगता है, मेरे साथ सो जाया करो। डर तो मुझे भी भाभी से बहुत लगता था, मगर मेरी तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हमारे घर पर भाभी का फैसला कोई मायने नहीं रखता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे उनकी हमारे घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। मम्मी के बाद भाभी इस घर में बड़ी थी, इसलिए उनको भी घर के हर फैसले में बोलने का पूरा हक था। लेकिन भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पापा मुझे उनके साथ उनके कमरे में सोने के लिए भेज देते थे। मैंने 1-2 बार अपनी मम्मी पापा से कहा, पिताजी मुझे भाभी से डर लगता है। मेरी बात पर पापा बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने मुझसे कई दिनों तक बात भी नहीं की थी, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं भाभी के बारे में किसी से कुछ भी बात कर सकूं। मेरी भाभी के कहने को तो 3 भाई थे, लेकिन विधवा होने के बाद उन्हें किसी ने भी अपने घर नहीं बुलाया था। मेरी भाभी जल्दी ही विधवा हो गई थी। पापा से उनका गम नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने भाभी को हमारे घर में ही जगह दे दी और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। इसके बाद पापा ने उनकी दूसरी शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि ये मेरे बेटे की मोहब्बत थी, अगर इसकी मर्जी हो तो ये शादी कर सकती है, लेकिन भाभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की पत्नी किसी दूसरे के घर में जाकर बेइज्जत हो, क्योंकि ये समाज तलाकशुदा और विधवा औरतों को सुकून से जीने नहीं देता। अगर इसका दूसरी बार भी घर टूट गया तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरी भाभी अभी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर वो तो अब बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे लगता था जैसे वो अपने पति की मौत के गम में पागल हो गई हैं, इसलिए मुझे उनसे कभी कभी बहुत डर लगता था। दिन तो किसी न किसी तरह कट ही गया था, मगर जैसे जैसे अंधेरा फैलता चला जा रहा था, मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई थी। भाभी मुझे घूरती चली जा रही थी और मैं उनको इग्नोर कर रही थी। अचानक ही भाभी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। हम सब लोग एक साथ हॉल में ही बैठे हुए थे। पापा भी हम लोगों के साथ ही बैठकर चाय पी रहे थे। वो भाभी को देखकर घबरा गए और कहने लगे कि क्या हुआ काजल, क्यों रो रही हो? भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, ईशा से बोल दो कि वो मेरे साथ सोने के लिए चले। मैंने इनकार करते हुए सिर हिला दिया था और कहा था कि नहीं पापा, मुझे कुछ ईमेल सेंड करने हैं और इसमें मुझे काफी टाइम लग जाएगा। मैं आज सारी रात जागकर अपना काम करना चाहती हूँ। पापा गुस्से से कहने लगे, ये काम सुबह भी हो सकता है, जाओ अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में चली जाओ।
मेरे पापा भाभी की हर बात मानते थे, जबकि मम्मी का मूड तो भाभी की तरफ से हमेशा ही खराब रहता था। भाभी तो मुझे सुकून से कोई काम ही नहीं करने देती थी। भाभी गुस्से से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम ये काम का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हें अपने कमरे में सोने के लिए ना लेकर जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। भाभी की बातों से तो अब मुझे डर लगने लग जाता था। मैं सोने के लिए लेट गई थी तो वो खुद ही अपने आप से बातें करती रही थी और बातें करते करते न जाने कब सो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला था। उनके सोने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। सुबह हुई तो मैंने घर में कुछ मेहमानों को आते जाते देखा था। मैं मम्मी के पास गई और उनसे कहने लगी, मम्मी आज क्या घर में कोई मेहमान आया है? मम्मी कहने लगी, हाँ आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तुम जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, खबरदार जो अगर तुमने इस बारे में अपनी भाभी से बात की तो वो खामखा रंग में भंग डाल देगी। मैंने मम्मी से कहा था, ठीक है मैं भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जानती थी कि मम्मी की बात 100% सच्ची थी। मैं अपने कमरे में आई तो बहुत खुश थी। मैंने जल्दी से अलमारी से अपने अच्छे कपड़े निकाले और नहाकर पहन लिए। मैं अभी अपना मेकअप कर ही रही थी कि अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे देखकर कहने लगी, ईशा मैं जानती हूँ कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अगर आज तुम लड़के वालों के सामने गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। भाभी की बात सुनकर तो मैं बहुत डर गई थी। भाभी कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता है ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम्हारी शादी के बाद क्या करूंगी? वो रोने लगी थी। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर भाभी तक ये खबर कैसे पहुंच गई कि आज मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। हम तो भाभी से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि भाभी मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, ये तो बस मम्मी पापा की खुशी की वजह से उन लोगों के सामने जा रही हूँ। आपको नहीं पता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और जब मेरी एक बार शादी हो जाएगी तो मेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो बस उनकी खुशी के लिए ही लड़के वालों के सामने जा रही हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ईशा तुम सच कह रही हो ना? मैंने कहा, जी भाभी 100% सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन भाभी को आ गया था। उसके बाद वो मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने एक गहरी सांस भरी और रिलैक्स फील किया था क्योंकि मैं भाभी के हाथों से बच निकली थी। लेकिन इस मैटर के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। पर आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, इसलिए मैंने भाभी के इस बिहेवियर को इग्नोर करने की कोशिश की थी। शाम के 4 बजे मम्मी ने मुझे आकर बताया कि लड़के वाले आ गए हैं, तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें बुलाऊं तो चाय की ट्रे लेकर आ जाना। मैंने हाँ करते हुए सर हिला दिया था। मम्मी के जाते ही मैं एकदम उछल के खड़ी हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने मुझे आने के लिए कहा था। मैंने किचन में जाकर चाय की ट्रे ली और फिर गेस्ट रूम में चली गई थी। सारे मेहमान मुझे देखते के देखते ही रह गए थे। 2 औरतें तो मेरी खूब तारीफ कर रही थी। लड़की की बहन और माँ कहने लगी कि अगर ईशा हमारे घर आ जाएगी तो हमारी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ईशा जैसी खूबसूरत लड़की की ही तो हमें तलाश थी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मेरी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे। मैं इस सारी बातचीत के खूब मजे ले रही थी जब अचानक से भाभी गेस्ट रूम में आ गई थी और मेहमानों को अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर भाभी ने उन लोगों को बताया कि आप लोग यहाँ इस पागल लड़की को देखने के लिए क्यों आए हो? ये तो पागल है और सरफिरी है। आप लोगों के सामने तो नॉर्मल है, लेकिन जब अकेली होती है तो घर का सारा सामान उठाकर फेंकती है। इस लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ, वरना तुम्हारे बेटे के भाग फूट जाएंगे। वो औरतें मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। भाभी की बात सुनकर जल्दी से वो औरतें उठकर खड़ी हो गईं और बिना कुछ कहे ही बाहर निकल गई थी। मम्मी उन्हें रोकती रह गई थी, पर वो लोग अब किसी की नहीं सुन रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं रोते हुए भाभी से कहने लगी, भाभी आप मुझसे ये अपनी कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आज आपने मेरी कितनी इंसल्ट करवाई है। भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी आपसे जान छूट जाए। मुझे गुस्से में देखकर भाभी सहम गई थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे उम्मीद थी कि भाभी अब तो सुधर ही जाएंगी, मगर ये मेरा सिर्फ ख्याल ही साबित हुआ था।
रात को जब पापा और मेरा छोटा भाई घर पर आया तो मम्मी ने उन दोनों को आज की सारी बात के बारे में बता दिया था। जब फिर से भाभी हम लोगों के बीच में आकर बैठ गई थी, भाभी पापा से कहने लगी, आप अपनी पागल बेटी की शादी क्यों करना चाहते हो? इसका इलाज तो करवा लो, वरना ये आपकी सारे गांव में बेइज्जती करवा देगी। आपकी तो वैसे भी इस गांव में बहुत इज्जत है, आपने कभी अपनी इज्जत पर दाग नहीं आने दिया। लोग क्या कहेंगे कि गांव के सरपंच की बेटी पागल है। वैसे भी आपके लिए तो जान जाए पर इज्जत न जाए। भाभी की ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। मैंने नोटिस किया था कि पापा के चेहरे का रंग बदल गया था। वो मेरे छोटे भाई की तरफ देखकर कहने लगे कि कल ही तुम अपनी बहन को शहर ले जाओ और इस पागल लड़की का इलाज करवाओ, वरना ये तुम्हारी इज्जत सारे गांव में उछाल देगी। मम्मी बड़बड़ाते हुए वहां से उठ गई थी। मम्मी और भाभी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि भाभी खुद पागल होने के बावजूद मुझे क्यों पागल कह रही थी। हम सब लोग तो वहां से चले गए थे, लेकिन पापा भाभी को काफी देर तक न जाने क्या समझाते रहे थे। फिर रात के टाइम पर पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, जाओ अपनी भाभी के कमरे में जाकर सो जाओ। तुम्हारी भाभी ने वादा किया है कि वो आज के बाद कभी तुम्हें किसी के सामने पागल नहीं कहेंगी। पापा के कहने के मुताबिक मैं भाभी के कमरे में उनके आने से पहले ही ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़कर सो गई थी। मुझे अभी भी भाभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी। रात को जब भाभी कमरे के अंदर आई तो मेरा नाम लेकर काफी देर तक रोती रही थी, मगर मुझे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करती थी। मैं अगर किसी भी काम में बिजी होती तो अचानक एक ऐसा एहसास मुझे होता जिसकी वजह से मैं चौंक जाती थी। जब मैं इधर उधर नजर दौड़ाकर देखती तो मेरी नजर भाभी पर पड़ जाती थी। वो घर के किसी कोने में छुपकर बैठ जाती और फिर मुझे देखती रहती थी। मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी कि मेरी जल्दी शादी हो जाए और मेरी जान मेरी भाभी से छूट जाए। शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी, इसलिए अगले ही दिन फिर से मेरा रिश्ता आ गया था। इस बार भी मेरी मम्मी ने भाभी से हर बात छुपाकर रखी थी। मुझे उम्मीद थी कि भाभी इस बार किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने पापा से इस बात का वादा किया हुआ था। दोपहर के टाइम पर रिश्ते वाले लोग आ चुके थे। इस बार भी लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। तब भी अचानक भाभी कमरे में आ गईं और बहुत ही धीमी आवाज में सोफे पर आकर बैठ चुकी थी। मेरी होने वाली सास मेरी भाभी से कहने लगी कि आप हो ईशा की विधवा भाभी, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हमें आपकी नंद बहुत ही पसंद आई है। भाभी मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे इस बात का अच्छी तरह से यकीन था कि आप मेरे नंद को देखते ही पसंद कर लोगी, और पसंद करोगी भी क्यों नहीं। सारी रात जागकर मैंने इसके लिए प्रार्थना जो की है। इसका काफी सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। बस यही बात सब लोगों के सामने खुल जाती और बेचारी का रिश्ता लगने के बाद भी टूट जाता है। मम्मी और मैं भाभी की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए थे। मुझे तो भाभी पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मुझे लोगों के सामने किस तरह बदनाम कर रही थी। कमरे का माहौल बिल्कुल सीरियस हो गया था। लड़के वालों ने मेरी मम्मी से माफी मांग ली थी और कहा था कि हम ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते। वो लोग ये कहकर हमारे घर से चली गई थी। मम्मी भाभी को घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तू कोई पागल वागल नहीं है, मनहूस कहीं की। पहले तू मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कर देना चाहती है। तू चाहती है कि मेरी बेटी का घर ना बस सके। तुझे तो हमने इस घर में सहारा दे दिया, लेकिन तू मेरी बेटी को भी अपनी ही तरह बेसहारा करना चाहती है। मम्मी की बातें सुनकर भाभी जल्दी से उठकर खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद करके खूब रोने लगी थी। इस बार ये रोना मेरा रिश्ता कैंसिल होने की वजह से नहीं था, बल्कि मुझे भाभी पर तरस आ रहा था। मम्मी को भाभी से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस बार फिर मम्मी ने मेरे छोटे भाई और पापा को आज की सारी बात बता दी थी। पापा ने भाभी को अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया था। आज तो पापा बहुत ही गुस्से में थे। वो भाभी को देखकर कहने लगे, काजल, तुम जानती हो कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें विधवा हो जाने के बाद घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके से लेकर आया और तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे तुम्हें तुम्हारे भाइयों के टुकड़ों पर ही पलने के लिए छोड़ देना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भाभी तो कांपने लगी थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एकदम ही भाभी के पास गई और उनको गले से लगाकर पापा से कहने लगी, पापा प्लीज भाभी से कुछ मत कहो,
मुझे न जाने भाभी पर इतना प्यार क्यों आता था। हालांकि मेरी जिंदगी को दुश्वार बनाने में उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रात के टाइम पर मैं छत पर अकेली बैठी हुई थी। मेरे छोटे भाई ने देखा कि मैं छत पर अकेली बैठी हूँ तो वो भी मेरे पास आ गया था और कहने लगा, ईशा आज तुम कुछ सैड लग रही हो, रिश्ते की वजह से परेशान हो ना। मैंने अपने छोटे भाई से कहा, रोहन क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मेरे भाई ने कहा, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे कैसी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, भाभी को शहर ले जाकर हमें उनका इलाज करवाना चाहिए, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। जो डॉक्टर गांव का हमारे यहाँ हर रोज भाभी का चेकअप करने आता है वो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई काबिल डॉक्टर है। वो दवाइयाँ देकर सिर्फ अपने पैसे बना रहा है। उसकी दवाइयों में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो भाभी की दिमागी हालत को ठीक करने वाली हो। उसकी दवाई से भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही वो रिकवर कर रही है। भाभी सारी रात जागती रहती हैं, अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं। रात होती है तो मेरी तारीफ करने लग जाती हैं और सुबह होते ही वो मुझे देखकर मुझसे नफरत करती हैं। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं बात करते करते रोने लगी थी। रोहन भी चौंक गया था। मेरा भाई अपनी गाड़ी से हर रोज शहर जाता था क्योंकि अब वो काफी सारे काम संभालने लगा था। हम खानदानी लोग थे और मेरे पापा के सरपंच होने की वजह से हमारी इस पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा भाई इस चीज का कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल ही लेगा। थोड़ी देर हम दोनों इस तरह से बात करते रहे और उसके बाद मैं भाभी के कमरे में सोने के लिए चली गई थी। मैं तो अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई थी, लेकिन अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो भाभी बुरी तरह से रो रही थी। उनके बाल भी खुले हुए थे। मुझे उनको देखकर बहुत तरस आया था। मैं उनके पास चली गई और उनसे पूछने लगी, भाभी आपको क्या हो गया है? उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो ईशा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैंने भाभी से पूछा, आप कौन से बदले की बात कर रही हो? मेरे सवाल पर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं भाभी को देखकर चौंक गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपने भाई के साथ शहर चली जाओ, इस गांव से निकल जाओ, इस गांव के रीति रिवाज बहुत ही बुरे हैं। मुझे भाभी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो डिटेल के साथ मुझे कुछ नहीं बता रही थी, बस इतनी ही बातें किए जा रही थी। फिर भाभी रोते हुए कहने लगी कि उन लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया, तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, हम सब मर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस घर में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इस घर में एक तुम ही हो जिसको मेरी फिक्र होती है। तुम्हारे भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे भैया तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ करते थे कि जब तुम यहाँ आई और मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम ही ईशा हो। इन लोगों ने मेरे पति को मार डाला, उसे मुझसे दूर कर दिया, लेकिन तुम भी अपनी जान बचाकर भाग जाओ। इतना कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी। भाभी की बात सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने सोच लिया था कि भाभी की इस बात के पीछे कोई ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस सीक्रेट का पता लगाकर ही रहूंगी। अगले दिन मम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी भैया की मौत कैसे हुई थी? मेरी बात सुनकर मम्मी चौंक गई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, ये बातें क्यों लेकर बैठ गई हो? मैंने अपनी मम्मी से बहुत जिद की और कहा कि प्लीज मुझे बताओ ना कि भैया की मौत कैसे हुई थी, मैं जानना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा कि तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा, लेकिन मम्मी मुझे लगता है कि हमारे भैया का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, बल्कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। मम्मी कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई कि तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो तो पता है उनके दिल पर कितना बड़ा सदमा बैठेगा। वो तुम्हारे भैया की मौत को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। मैंने मम्मी से कहा, आप मुझे एक बार बात बता दोगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मम्मी चिल्लाकर कहने लगी, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी दोनों ही शहर से गांव आ रहे थे, तभी अचानक तुम्हारे भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी भाभी बच निकली और तुम्हारे भैया की मौके पर ही मौत हो गई। मैं समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। मम्मी मुझे सच बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन भाभी की बातों से मुझे पक्का यकीन हो गया था कि भैया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि भैया को किसी ने मरवाया था।
वो कौन था इस बारे में तो सिर्फ भाभी ही बता सकती थी, लेकिन भाभी तो अपने होश में ही नहीं थी। उनसे तो मैं इस बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। मैंने रोहन को अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया था। मैंने रोहन को सारी बात बता दी थी कि हमारे भैया को मार दिया गया था। रोहन मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया था कि भाभी कभी कभी रात में सही बात कर जाती हैं। वो दिमागी तौर पर बीमार है और पागल इंसान कभी कभी रोते हुए अपना पास्ट बता देता है। रोहन भी मेरी बातों से उलझ गया था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरा साथ दो। अगर हमारे भैया का कत्ल किया गया है तो हमें उनके कातिलों को सजा दिलवानी ही होगी और भाभी को भी इंसाफ दिलवाना होगा। अब मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से भाभी के साथ बैठ जाती थी और उनसे पुरानी बातें पूछने की कोशिश करती थी। कुछ बातें तो भाभी मुझे बता देती थी, लेकिन कुछ वो नहीं बता पाती थी। मैं चाहती थी कि भाभी अपने दिल का सारा गुब्बार निकाल दें। भाभी तो बेमतलब की बातें करती रहती थी। एक बात का अगर सर पकड़ लिया तो दूसरी बात का पैर, क्योंकि दिमागी तौर पर बीमार इंसान इस तरह की ही बातें करता है। एक दिन मैं बहाने से भाभी को घर से बाहर ले गई और वहां ले जाकर मैंने भाभी से बात करने की कोशिश की और उन्हें बहुत समझाया कि अगर भैया को सच में किसी ने मारा था तो फिर वो कौन था। भाभी मुझे तरसती हुई नजरों से देख रही थी। मैंने भाभी से पूछा था कि क्या भैया की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं समझ गई थी कि मैं भाभी को समझाने में कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि वो मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में ठीक तरह से बता भी नहीं पा रही थी। भाभी ने इनकार करते हुए सर हिला दिया था। मैं भाभी को घर ले आई थी और उनको उनकी शादी की फोटोज दिखाने लगी थी, जिसमें भैया को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। शायद उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आने लगी थी। फिर भाभी ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। रोहन भी मेरे साथ कमरे में ही मौजूद था। रोहन भाभी की वीडियो बना रहा था। भाभी ने कहा कि जब तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी की थी तब हम दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। फिर वो मुझे लेकर गांव में आ गए और यहाँ आने के बाद तुम्हारे पापा को हम दोनों की शादी से बहुत ऐतराज हुआ था, क्योंकि इस गांव के रीति रिवाज थे कि यहाँ पर मोहब्बत की शादी नहीं हो सकती थी। फिर तुम्हारे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम दोनों काफी शर्मिंदा हुए थे। गाँव के लोगों ने जब हमें गाँव से निकलते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। मेरे पति ने बता दिया था कि उनके पिता ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब गांव में चर्चे होने लगे थे कि गांव के सरपंच के बेटे ने मोहब्बत की शादी कर ली है और लड़की को भगाकर गांव ले आया है। तुम्हारे पिता की सारे गांव में खूब बेइज्जती हो रही थी। उन्होंने अब हमारी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था और हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी थी। एक दिन मैंने तुम्हारे भैया से अपने मायके जाने की जिद की थी और वो मुझे मेरे मायके ले गए थे। हम लोग वहां से वापस आ रहे थे। लौटते समय किसी ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया और मेरे पति को पकड़कर खूब मारने लगे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। मैं अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। उन लोगों ने मुझे धक्का दे दिया। मेरे सर में चोट लग गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे पति की तो मौत हो गई है। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे भाई मुझे लेने के लिए आ गए थे। अपने पति का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपने भाइयों के साथ जाने के लिए अपने कमरे में सामान पैक करने के लिए जा रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को मारने में कामयाब रहा हूँ। जान जाए पर इज्जत नहीं जानी चाहिए। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत थी और मेरे बेटे ने इस लड़की से शादी करने के बाद मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। मैं जान से ज्यादा अपनी इज्जत को वैल्यू देता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तुम्हारे पिता ने कहा था कि एक दिन वो मुझे भी मार डालेंगे। मैं अपने भाइयों के साथ चली गई थी, लेकिन वहां पर मेरी भाभियों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मैं अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हारे पापा को फोन किया और कहा कि वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। तुम्हारे पापा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी, इसीलिए ताकि लोगों को भी उन पर शक न हो कि अपने बेटे को उन्होंने ही मरवाया है, और तभी से मैं इस घर में रह रही हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता इसीलिए नहीं लगने देना चाहती कि जिस तरह मैं बेसहारा हो गई हूँ, मैं तुम्हें भी ऐसे ही बेसहारा करके रहूंगी। सारी जिंदगी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे शादी करने की ही सजा दी थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शादी ना होने पर सजा देना चाहती थी।
भाभी की बात सुनकर तो हम दोनों बहन भाइयों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि भैया के कातिल कोई और नहीं, मेरे पापा ही थे। मैं फौरन ही पापा के पास चली गई थी और पापा से कहा था कि आप भाभी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। हमने पापा को वो वीडियो दिखा दी थी। पापा वीडियो देखकर शर्मिंदा हो रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुम में से भी कोई मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो मैं उसके साथ भी यही करूंगा। इसका मतलब ये था कि पापा को अपनी औलाद से ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार था। वो जैसे भी थे हमारे पापा थे, हम उनको सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते थे, लेकिन उनके लिए यही सजा थी कि उनकी औलाद ही उनसे दूर हो जाए। अगर उनकी औलाद उनके करीब नहीं रहेगी तो फिर वो अपनी इज्जत के सहारे ही सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे और रोहन को अपने पापा पर बहुत शर्म महसूस हुई थी, जो सारे गांव का फैसला किया करते थे। अपने घर के फैसले पर उन्होंने अपने बेटे को ही जान से मार दिया था। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं था, और तो और पापा भाभी को भी डॉक्टर के जरिए गलत दवाई दिलवा रहे थे, जिसकी वजह से भाभी अपना दिमागी संतुलन खो दे और एक दिन वो भी इस दुनिया से चली जाए। पापा की सारी सच्चाई हम लोगों के सामने खुलकर आ गई थी। पापा हमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें माफ नहीं किया। हम पापा को उनकी इज्जत के सहारे ही छोड़कर आ गए थे। भाभी, मैं और मेरा भाई रोहन, हमने अपना सामान पैक किया और हम अपना घर छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए। शहर जाकर हमने भाभी का इलाज करवाया था। पापा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उनके बच्चे उनसे अलग हो गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भैया की मौत पर सब्र कर लिया था, इसी तरह से हमने सोचा था कि उन्हें हमारे जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पापा को उनके किए की सजा नहीं दी तो क्या हुआ? भगवान ने उनको उनके किए की सजा दे दी थी, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही उनसे दूर हो गए थे और इसी वजह से पापा को हार्ट अटैक आ गया। 2 महीने बाद पापा की भी मौत हो गई थी, जिस पर हम सब लोग घर पर गए थे। हमें अपने पापा के मर जाने पर कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो हमारे पापा नहीं बल्कि एक कातिल थे, जिसे इंसान की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं थी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही मायने रखती थी। भाभी का हमने शहर में ही इलाज करवा लिया है। भाभी अब बिल्कुल ठीक हो गई और अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी रही हैं। भाभी हम दोनों बहन भाई की बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपने पति के कातिल को हमेशा लोगों से छुपाए रहती। मैंने शादी न करने का फैसला किया और अब मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ। इस बात को काफी साल गुजर गए। मुझे अफसोस होता है कि कोई इतना भी ज्यादा कठोर कैसे हो सकता है कि अपनी ही औलाद को ही सजा दे दे, और इतनी बड़ी सजा कि इंसान दोबारा मोहब्बत करने के बारे में कभी सोच भी न सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।